मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस YouTube चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के मेरे इस लेक्चर का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्केल हैलाइड। इट मींस हेलो एल्केनो या एल्केल हैलाइडों के बनाने की विधियां। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और आपको उन विधियों के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं जिनसे हेलो एल्केनो या एल्केल हैलाइडों को बनाया जाता है। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको हेलो एल्केन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में विस्तार से समझाया था। तो ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो वो उस लेक्चर को जरूर देखें, जिससे कि उनको हेलो एल्केन्स क्या है इनके बारे में जानकारी हो जाए। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेलो एल्केन को ही एल्केल हैलाइड कहते हैं, तो यहाँ आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं इनको बनाना आपको बताता हूँ एल्केनो से, यानी कि इनको एल्केन से कैसे प्राप्त करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान से बच्चों आप समझेंगे। हेडिंग डालेंगे एल्केनो से फ्रॉम एल्केन्स। अब बच्चों, इनको एल्केन से तो हम बताना आपको स्टार्ट कर रहे हैं कि एल्केन से इनको कैसे बनाते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एल्केन होते क्या हैं। एल्केन बच्चों आपको 11th में बताए गए और इससे पहले वाली कक्षाओं में भी इसका इंट्रोडक्शन था। तो आपको रिकॉल में करा रहा हूं कि एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और ऐसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। क्या होता है? CnH2n+2 होता है, जहां n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 ऐसे होती है। और जब n 1 पुट करेंगे तो आपका एल्केन श्रेणी का सदस्य आता है CH4, जब 2 पुट करते हैं C2H6 आता है, जब 3 पुट करते हैं तो C3H7 आता है। तो इस तरह से एल्केन श्रेणी के सदस्य आपको मिलते चले जाते हैं, जिनके नाम क्रमशः मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इस तरह से प्राप्त होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों, जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो टर्मोलॉजी यूज होती है, तब तक आपको इसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो बेसिक टर्म्स के बारे में वैसे तो मैं डिटेल में तो बता नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं अब 12th का सिलेबस आपको कवर करा रहा हूं। तो आप पिछले यानी कि 11th से जो आपके नोट्स वगैरह हो उनसे आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। वैसे मैं संक्षिप्त में जो भी टर्म्स यूज होगा पिछला, उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा साथ में। तो अब बच्चों आते हैं, मैंने लिखा एल्केनो से। एल्केनो से इसको कैसे बनाते हैं बच्चों? एल्केन की जब अक्रिया हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से कराते हैं, यानी कि क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं, तो हमें हेलो एल्केनो का मिश्रण प्राप्त होता है। इट मींस हमें एल्केल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिनसे एल्केल हैलाइडों को हम प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग अलग कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि इस विधि के द्वारा हमें एल्केल हैलाइड मिश्रित रूप में प्राप्त होते हैं। अब बच्चों देखिए, मैं ले रहा हूं सबसे पहला देखिए मेंबर कौन है? मेथेन। मेथेन को ले रहा हूं CH4, मेथेन का फार्मूला है CH4, और इसकी अपक्रिया मैं कराने जा रहा हूं क्लोरीन से। मैंने क्या कहा? Cl2 या Br2 क्लोरीन से कराने जा रहा हूं, और मैंने आपको बताया था कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो एरो के ऊपर आप लिख दें सनलाइट, सनलाइट लिख दें, या आप लिख सकते हैं H न्यू बच्चों, H न्यू, ये न्यू है, ये सूर्य के प्रकाश का जो विकिरण होता है उसकी एनर्जी को डिनोट करता है। एनर्जी को डिनोट करता है, आपने फार्मूला पढ़ा होगा E=H न्यू। तो H न्यू लिख दें तो भी इसका मतलब माना जाता है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या सनलाइट लिख दें, दोनों ही तरीके आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों आप देखिए इसमें होता क्या, इसमें जो क्लोरीन परमाणु है वो एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। इसको समझने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं CH3.H,
और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहां से एक क्लोरीन परमाणु जाता है और हाइड्रोजन परमाणु को क्या करता है, विस्थापित करता है, और यह हाइड्रोजन परमाणु इस क्लोरीन परमाणु का स्थान ले लेता है। ओवरऑल प्रोडक्ट देखो क्या बनता है, CH3Cl प्लस HCl। अब CH3Cl बच्चों इसमें एक क्लोरीन है और ये बना है मीथेन से, तो इसका नाम हो जाता है मोनो क्लोरोमीथेन। मोनोक्लोरोमीथेन। बच्चों ये रिएक्शन तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक कि इसके सारे हाइड्रोजन परमाणुओं का, यानी कि मीथेन के सारे हाइड्रोजन परमाणुओं का क्लोरीन परमाणुओं के द्वारा प्रतिस्थापन या विस्थापन नहीं हो जाता। तो बच्चों देखिए अभी ये रिएक्शन जारी रहेगी। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में होगा CH3Cl प्लस Cl2 और हम लिखेंगे HNu। HNu ही लिखते हैं, सनलाइट बार बार नहीं लिखेंगे। तो अब बच्चों फिर एक क्लोरीन परमाणु आएगा, अभी 3 हाइड्रोजन हमारे पास हैं, एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो अब हाइड्रोजन बचेंगे बच्चों 2, 3 की जगह 2 और Cl एक और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा Cl2 प्लस 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 HCl बाहर जाएगा, HCl बाहर जाएगा क्योंकि यहाँ एक Cl बचा था और एक हाइड्रोजन यहाँ से आया था जिसको Cl ने विस्थापित किया था, तो वो मिलकर के आपस में क्या बना रहे हैं, HCl। अब बच्चों यहाँ देखो, यहाँ हो गए क्लोरीन 2, तो और 2 के लिए हम यूज करते हैं डाई, तो इसका नाम हो गया बच्चों डाई क्लोरोमीथेन। ध्यान से बच्चों समझते जाइएगा, रिएक्शन बनाना आपको आ जाएगा, अगर ध्यान देंगे तभी आएगा, रटने से काम चलने वाला नहीं है। आप देखिए अभी इसमें 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो अभी रिएक्शन और आगे होगी। अगले स्टेप में क्या होगा, CH2Cl2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट शो करने के लिए आपको HNu बनाना पड़ेगा। एक H निकालेंगे और उसकी जगह Cl रखेंगे तो हो जाएगा CHCl3 और HCl बाहर निकलेगा। अब बच्चों इसमें 3 क्लोरीन हो गए, 3 के लिए हम ट्राई यूज करते हैं, तो इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरो, और चूंकि ये मेथेन से बन रहा है तो इसे मेथेन लिखेंगे, तो इसका नाम ट्राई क्लोरोमीथेन। अभी एक हाइड्रोजन और है तो रिएक्शन अभी और होगी। देखिए बच्चों CHCl3 plus Cl2 in presence of sunlight, it means HNu। न्यू बनाना बच्चों आप सीख लीजिए, न्यू इस तरह से न्यू बनता है। देखिए एक H अभी है, ये निकलेगा, उसकी जगह Cl आएगा, तो Cl टोटल अब हो जाएंगे 4, हम लिखेंगे CCl4 और हमेशा की तरह HCl प्लस HCl। 4 क्लोरीन हो गए, तो बच्चों इसका नाम देखो, 4 के लिए टेट्रा यूज होता है, टेट्रा क्लोरो, और मेथेन से बना है तो टेट्रा क्लोरोमीथेन। अब बच्चों देखो ट्राई क्लोरोमीथेन का एक और नाम है, प्यारा सा नाम है, जानते होंगे आप, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जानते हैं आप, ये एक निश्चेतक होता है, मूर्छा लाने में काम आता है। टेट्रा क्लोरोमीथेन का भी एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्रा, इसको हटा देते हैं बच्चों, कार्बन टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये तो मैंने उत्पादों के नाम लिख दिए। तो बच्चों ये रिएक्शन जो है ये 4 स्टेप में होती है और इसको सिंगल स्टेप में लिखने की परंपरा है। कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए रिएक्शन हमारी स्टार्ट हुई है CH4 से। कहां से स्टार्ट हुई बच्चों, CH4 से। एरो बनाएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रही है तो एरो के ऊपर HNu बनाएंगे, और किससे अब क्रिया हो रही है, Cl2 से,
ओब्लिक करके हम या तिरछी लाइन बना करके हम Cl2 लिख देंगे। इसका मतलब ये है HNu और Cl2 नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया हो रही है Cl2 से, इसकी मीनिंग ये है। तो बच्चों जैसा कि आपने देखा कि HCl निकलता है, तो यहाँ एरो के नीचे हम लिख देंगे माइनस HCl। प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3Cl बना देंगे CH3Cl। फिर अगले स्टेप में फिर वही चीज HNu करेंगे, फिर हम लिख देंगे Cl2 और एरो के नीचे लिख देंगे माइनस HCl। देखो HCl ही तो निकलता है, बनता क्या है? CH2Cl2। फिर आगे रिएक्शन होती है, अगला स्टेप क्या होता है? फिर वही बात लिखेंगे HNu और इधर Cl2, एरो के नीचे लिखेंगे माइनस HCl। क्या बना था? CHCl3। CHCl3। फिर एक स्टेप और है, उसको भी लिख लेंगे, यही तरीका रहेगा। HNu Cl2 एरो के नीचे माइनस HCl। क्या प्रोडक्ट बना था? CCl4। तो इन चारों स्टेपों को, ये जो मैंने अलग अलग बताए हैं, इनको एक साथ लिखने का प्रचलन है और एक साथ इनको ऐसे लिखते हैं। मेथेन से क्या बना लास्ट में? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें 3 एल्किल हैलाइड बनते हैं, 3 नहीं बच्चों 4 बने हैं। मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन। जैसा कि मैंने बताया था कि इस विधि के द्वारा जो एल्किल हैलाइड हैं या हेलो एल्केन हैं, उनका मिक्सचर प्राप्त होता है। इस मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है। सेम पैटर्न पे बच्चों रिएक्शन होती है Br2 के साथ में। देखिए CH4 सेम पैटर्न पे होती है, जहां जहां लिखा है Cl2 वहां Br2 लिख देंगे, तो यहां आ जाएगा माइनस HBr और यहां हो जाएगा CH3। CH3Br आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में फिर HNu लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा Br2 माइनस HBr, यहाँ हो जाएगा CH2Br2। फिर अगले स्टेप में HNu और Br2 माइनस HBr, यहाँ हो गया CHBr3। फिर नेक्स्ट स्टेप HNu, यहाँ लिखेंगे Br2 माइनस HBr और यहाँ हो गया CBr4, Cl की जगह हो जाएगा Br, CBr4। अब बच्चों इनके नाम भी उसी पैटर्न पर लिख देंगे, मोनोब्रोमोमेथेन, डाईब्रोमोमेथेन, ट्राईब्रोमोमेथेन और टेट्राब्रोमोमेथेन। हमें लगता है आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो Cl2 और Br2 से एल्केन अपक्रिया करके एल्किल हैलाइडों का क्या बनाता है? मिक्सचर बनाता है। लेकिन बच्चों यह अपक्रिया I2 के साथ नहीं होती है, यह अपक्रिया I2 के साथ नहीं होती है। लिखेंगे यह है अपक्रिया I2, आयोडीन I2 के साथ नहीं होती है। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ, थोड़ा और मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूं, इसकी यहां आवश्यकता नहीं है। एक चीज और बच्चों, ये अपक्रिया जो होती है, इसकी जो क्रिया विधि है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि है। इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। देखो यह है अपक्रिया मुक्त मूलक क्रिया विधि
द्वारा होती है, मुक्त मूलक क्रियाविद के द्वारा होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। जैसे हम इसमें लैंग्वेज जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं। एल्केनों की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl2 या Br2 से अपक्रिया, Cl2 या Br2 से अपक्रिया कराने पर एल्किल हैलाइडों का मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण से अवयवों को प्रभाजी आसवन, ये बच्चों प्रभाजी आसवन मैंने आपको 11th में पढ़ाया था। ये अवयवों को सेपरेट करने की एक मेथड है, ठीक है। प्रभाजी, इस मिश्रण से अवयवों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। और किस विधि द्वारा, किस मैकेनिज्म, किस क्रियाविद के द्वारा क्रिया होती है, मुक्त मूलक क्रियाविद के द्वारा होती है। तो बच्चों अब आप इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां पर बच्चों ये मैंने आपको समझाया था, इसको रिएक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आप पहले स्टेप लिख लो 1 2 3 4, फिर इसके बाद कंबाइन फॉर्म लिख लीजिएगा, ठीक, नोट करो। अब बच्चों आते हैं सेकेंड मेथड पर। सेकेंड मेथड में मैं एल्कीनों से एल्केल हैलाइड कैसे प्राप्त किए जाते हैं इसको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहले तो आपको यह आना चाहिए कि एल्कीन होते क्या हैं। एल्कीन बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं और जिनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या होता है सामान्य सूत्र? CnH2n, जहां n क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है, तो CH2 आता है और C2H4 आता है। इसके इस तरह से ये मेंबर प्राप्त होते जाते हैं, मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से इसके मेंबर एल्कीन श्रेणी के आते चले जाते हैं। तो एल्कीन आप समझ गए होंगे, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एक डबल बॉन्ड अवश्य होता है एल्कीन में। तो अब यहाँ देखो एल्कीनों से बच्चों, एल्कीनों पर जब हम हैलोजन अम्लों का योग कराते हैं तब हमें एल्केल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब हैलोजन अम्ल क्या होते हैं इनको समझो। हैलोजन अम्लों का सामान्य सूत्र HX होता है। ये किसका सामान्य सूत्र है? हैलोजन अम्लों का। हैलोजन अम्लों का सामान्य सूत्र HX होता है। X हैलोजन है, इसका मतलब Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और I भी हो सकता है। जब X रखेंगे तो HCl हैलोजन अम्ल आ जाएगा, जब Br रखेंगे तो HBr आ जाएगा, जब I रखेंगे तो HI आ जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक। तो अब हम जब एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों का योग कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस बात को लिखते हैं, फिर आपको रिएक्शन समझाते हैं।
एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों ब्रैकेट में इसका सामान्य सूत्र HX का योग कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। अब मैं एक एल्कीन ले रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो C2H4 है, ये क्या है? C2H4 है। इसमें 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन। क्या नाम हो जाएगा? एथीन। अब इसकी अब क्रिया हम कराने जा रहे हैं HCl अम्ल से। किससे कराने जा रहे हैं? HCl अम्ल से। तो हाइड्रोजन अम्ल है यहाँ पे HCl को कैसे लिख सकते हैं? H सिंगल बॉन्ड C। तो बच्चों यहाँ पर H और Cl के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड है, एक से संयोजक बॉन्ड है। आपको पता है कि Cl परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता H परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता से ज्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड बनने में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा है जो साझेदारी में है। इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को वो अपनी ओर ज्यादा ताकत से खींचेगा जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो Cl की ज्यादा है तो Cl इसको अपनी ओर खींचेगा तो ये साझेदारी में तो रहेगा, लेकिन Cl परमाणु की ओर अधिक विस्थापित हो जाता है इलेक्ट्रॉन युग्म, जिस कारण से Cl पर आ जाता है आंशिक ऋणावेश, और क्लोरीन से चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म दूर होता है तो इस पर आ जाता है आंशिक धनावेश। ये बच्चों मैंने छोटा डेल्टा बनाया है जो आंशिक चार्ज को, आवेश को व्यक्त करता है। ठीक है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन अम्ल है इसमें ध्रुवीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है, इसी कारण से इसको ध्रुवीय अपकर्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय अपकर्मक। किसको? हाइड्रोजन अम्ल को। अब ध्रुवीय अपकर्मक है, इसके एक सिरे पर आंशिक धनावेश है, दूसरे सिरे पर आंशिक ऋणावेश है। कब? जब ये रिएक्शन करने की स्थिति में पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बना है 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में, वो दोनों एक ही जैसे हैं, उन दोनों के पास में 2-2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर बच्चों ध्रुवीय अपकर्मक जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है HCl है, तो इसका कोई भी भाग आप पहले कार्बन से जोड़ सकते हैं, कोई भी भाग इसका दूसरे कार्बन से जोड़ सकते हैं। यानी कि H+ आप पहले कार्बन से जोड़ दें या दूसरे कार्बन से जोड़ दें, Cl- पहले कार्बन से जोड़ दें या दूसरे कार्बन से जोड़ दें, कोई प्रोडक्ट में अंतर नहीं यहाँ पर आता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जैसे मान लो इस कार्बन से मैंने H जोड़ दिया तो यहाँ हो जाएगा CH3, और दूसरे वाले कार्बन से मैंने जोड़ दिया Cl तो CH2Cl। अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम बच्चों क्या होगा? क्लोरो एथेन। IPC नेम क्या है इसका? क्लोरो एथेन। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्ल का जो योग हम कर रहे हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन बच्चों जब एल्कीन असम्मित होता है, कैसा होता है? असम्मित होता है। असम्मित का मतलब ये है कि जो द्विबंध होता है एल्कीन में, तो द्विबंध जिन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में होता है उनकी स्थिति असम्मित होती है। मान लो एक पर कुछ कार्बन है, एक कार्बन पर कुछ हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन पर कुछ हाइड्रोजन है, तो ऐसी स्थिति को हम असम्मित स्थिति बोलते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या है बच्चों? प्रोपीन 1। नाम इसका क्या है? PC प्रोपीन 1। अब यहाँ देखो ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में लगा हुआ है। इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है।
अब ऐसी स्थिति में हम HCl का इस पर क्या करा रहे हैं, योग। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, HCl का योग करा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पर आता है आंशिक ऋणावेश और इस पर आता है आंशिक धनावेश। क्यों? क्योंकि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो है ये Cl की ओर ज्यादा विस्थापित हो जाता है। तो अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम किस कार्बन के साथ हम Cl जोड़ दें और किसके साथ में H को जोड़ दें। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे मार्कोनी कॉफ, क्या नाम था उनका, मार्कोनी कॉफ, मार्कोनी कॉफ। उन्होंने नियम दिया था जिसको बोलते हैं मार्कोनी कॉफ नियम। ये नियम हमें बताता है कि ध्रुवीय अपकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग कहाँ जोड़ना है और धनात्मक भाग कहाँ जोड़ना है। इन्होंने कहा था कि जब ध्रुवीय अपकर्मक की असममित एल्कीन, ये हमारा एल्कीन कैसा है, असममित, समझते जाना बच्चों, ध्यान से समझ लोगे तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ध्रुवीय अपकर्मक की असममित एल्कीन से जब योग अपक्रिया होती है तो ध्रुवीय अपकर्मक का ऋणात्मक भाग ध्रुवीय अपकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। फिर एक बार समझो, यानी कि जब असममित एल्कीन से ध्रुवीय अपकर्मक की योग अपक्रिया होती है तो ध्रुवीय अपकर्मक का ऋणात्मक भाग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो बच्चों इन दोनों कार्बन को देखो, किसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास है, तो इसी कार्बन से जुड़ेगा हमारा ऋणात्मक भाग यानी कि Cl, और जो दूसरा कार्बन होता है उसके साथ जुड़ता है ध्रुवीय अपकर्मक का धनात्मक भाग। तो देखो बच्चों हमारा रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर CH3CH और इधर है क्या हमारे पास CH2, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा हमारा Cl और यहाँ एक H और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CH3। या ऐसे कह लें बच्चों, ये चलो CH2 है और यहाँ जुड़ जाएगा H। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना इसका नाम क्या है, 2-क्लोरोप्रोपेन। IPAC नेम क्या है इसका, 2-क्लोरोप्रोपेन। तो आपने देखा कि ये बन गया एल्किल हैलाइड, लेकिन ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग हुआ, मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार हुआ। किसके अनुसार हुआ, मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार। मार्कोनी कॉफ नियम किसके अनुसार हुआ, मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार हुआ। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहां पर CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 यही प्रोडक्ट रहने दें और यहां लगा दें HBr, क्या लगा दें, HBr, और कंडीशन ये कर दें कि ये हो बेंजोइल पेरोक्साइड यहां उपस्थित है। क्या उपस्थित है, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड उपस्थित है। तो ऐसी कंडीशन में HBr का योग इस प्रोपीन 1 यानी कि असममित एल्कीन से कैसे कराएंगे, ये सोचने वाली बात है। अब बच्चों यहाँ पे पेरोक्साइड उपस्थित है तो पेरोक्साइड के प्रभाव में, हाँ ये बच्चों कैसा है, ऋणात्मक भाग है और ये धनात्मक भाग है। ये द्विबंध है, ये द्विबंध से जुड़ा पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अभी बच्चों मैं आपको बता रहा था कि मार्कोनी कॉफ नियम तो ये कहता है कि ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं और धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास अधिक हाइड्रोजन होते हैं। लेकिन जब बच्चों पेरोक्साइड उपस्थित होता है तो इसके ठीक विपरीत हाइड्रोजन अम्ल का योग होता है। विपरीत मतलब ध्रुवीय अपकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु अधिक होते हैं और धनात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन भाग कम होते हैं। ओवरऑल प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, CH3CH और CH2
यहाँ हमारा जुड़ेगा Br और यहाँ हमारा जुड़ेगा H। तो अब इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमो प्रोपेन। आईपीसी नेम बच्चों आपको आना चाहिए, 11th क्लास में बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया था। फिर भी अगर जिन बच्चों को नहीं आता है, नहीं पढ़ा है, तो हमारे इसी चैनल में 11th क्लास वाली प्लेलिस्ट पे आप जाएं और उसको सर्च करें। उसमें आईपीएससी नोमेनक्लेचर के कम से कम 5 या 6 लेक्चर वीडियो अपलोड हैं। उनको आप देखें, ध्यान से देखें, समझें, तो आईपीएससी नेम कैसे लिखे जाते हैं ये आप सीख जाएंगे, बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिए बच्चों, हाँ, आईपीएससी नेम सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपीएससी नेम के द्वारा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है। जब आप नाम नहीं लिखना जानेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कैसे पढ़ पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। देखिए बच्चों, तो यहाँ क्या बना? ब्रोमो प्रोपेन। किसकी उपस्थित में योग हुआ? बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थित में योग हुआ। बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थित में जो योग होता है, इसको बच्चों हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी काप नियम या खैरास प्रभाव। इसको क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनी काप नियम या खैरास प्रभाव। खैरास प्रभाव, साइंटिस्ट का नाम है खैरास, खैरास प्रभाव। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पेरोक्साइड लगा हुआ है तब हम ध्रुवीय अपकर्मक का एल्कीन के साथ, असममित एल्कीन के साथ योग किस तरह से कराते हैं। अब बच्चों यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो खैरास प्रभाव हमने आपको बताया है, ये केवल HBr पे ही लागू होता है, HCl और HI पर लागू नहीं होता है। नोट करेंगे पॉइंट को। खैरास प्रभाव केवल HBr के लिए ही है, HBr के लिए ही है। HCl या HI के लिए नहीं। तो बच्चों और पॉइंट यहाँ क्या याद रखेंगे हम? पहला पॉइंट, ये है असममित एल्कीन पर, असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग मार्कोनी काप नियम के अनुसार होता है। दूसरी बात, पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr का असममित एल्कीन के साथ योग खैरास प्रभाव के अनुसार होता है।
तो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे। चाहो तो इसको आप यहाँ पे लिख लो और इस वाली बात को आप यहाँ लिख लो, ठीक। अब बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे आपको मैं कुछ और बातें बताता हूं। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा होगा कि बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला क्या है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला भी आप देख लीजिए। बेंजोइल पेरोक्साइड ये एरोमेटिक पेरोक्साइड है। कैसा है? एरोमेटिक पेरोक्साइड है। अभी तक आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड पढ़े हैं, लेकिन बेंजोइल पेरोक्साइड नहीं आपने पढ़ा है। देखिए बच्चों, ये बेंजीन रिंग तो आप बना लेते होंगे, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, फिर इसके बाद यहां आ जाएगी बेंजीन रिंग। ये बच्चों है बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या है? बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला है। अब बच्चों ये आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके लिए आप एक कॉपी बनाइए, प्रैक्टिस कॉपी बनाइए। जो रिएक्शन, इसमें केवल और केवल आपको रिएक्शन मिलेंगे, केवल और केवल रिएक्शन मिलेंगे। रिएक्शन को ही आपको सीखना है। आज बच्चों 11th क्लास के दो नियम यूज हुए, मार्कोनी-काप नियम और खैरास प्रभाव। तो इन बातों को दिमाग में बैठा लें और इनको किसी डायरी में नोट भी करते चलें। अपनी एक डायरी बना लें, कॉपी बना लें, उसमें इन पॉइंटों को नोट भी करते चलें। और इसकी जो रिएक्शंस हैं उन्हीं की आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे। एक प्रैक्टिस कॉपी बना लें, रिएक्शन बार बार लिखेंगे, तभी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही हो पाएगी। आपको रिएक्शन की बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि रिएक्शन लिखने के लिए आपका हाथ हैबिचुअल हो जाए। रिएक्शन नहीं लिखेंगे, याद करेंगे, तो आप रिएक्शन एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो मेरा यही सजेशन है कि आप प्रैक्टिस कॉपी बनाएं और उसमें रिएक्शंस को बार बार लिखें और देखें रिएक्शन कैसे होती है। इस बात को समझें कि रिएक्शन हो किस रूल के अकॉर्डिंग रही है, ठीक है। तो अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इसमें मैंने आज आपको दो विधियां बताई, एल्केनो से एल्केल हैलाइडों को बनाना और एल्कीनो से एल्केल हैलाइडों को बनाना। तो बच्चों इन्हीं दोनों विधियों के साथ में मैं इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। अगले लेक्चर वीडियो में एल्केल हैलाइड बनाने की 3 विधियां मैं और बताऊंगा। टोटल हैं इसमें 5 विधियां। तो तब तक आप इन्हीं दोनों विधियों के रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। और ऐसे सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो अगर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि उन्हें अपडेट रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।